जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारी पॉलिटी की क्लास है वो होगी प्रियम्बल पर, प्रस्तावना के ऊपर। प्रियम्बल जो है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो पार्ट है, जो बेसिक कोर है, वहां से स्टार्ट होता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं प्रियम्बल के माध्यम से कि हमारा संविधान किस डायरेक्शन में भारत को ले जाना चाहता है, भारत को किस तरह का देश बनाने की संकल्पना की गई थी। जो एक कुंडली होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, हॉरोस्कोप जिसे हम बोलते हैं, उसी तरीके से संविधान के हॉरोस्कोप को अगर आप जानना है, आपको ये जानना है कि संविधान की कुंडली क्या है, कब संविधान को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया, कब उसे लागू किया गया, कैसा समाज का निर्माण करना है, ये सारी चीजें हम लोग प्रियम्बल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रियम्बल का जो हमारा शब्द है, वो बहुमूल्य शब्द किस तरीके से शुरू होता है। तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यहाँ से जो शब्द की शुरुआत होती है, ये सबसे पहले तो आप याद रखिए कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वहां से प्रेरित है, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं वी द पीपल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि हम विश्व के लोग, ऐसे करके एक लाइन शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता है, और वो ये दर्शाता है कि जो पावर और अथॉरिटी, यानी कि सरकार को सरकार चलाने के लिए जो पावर दिया गया है, वो कहीं ना कहीं उसका जो स्रोत है, मूल स्रोत है, फंडामेंटल सोर्स है, वो कहां से आया है? वो आया है लोगों के द्वारा। यानी कि लोगों ने ही ये अधिकार दिया सरकार को कि आप सरकार चलाइए, आप कुछ पावर आपको दिया जा रहा है बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए, लोगों को अच्छा पीस, यानी कि शांति प्रदान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर समाज में बेहतर हो सके, कानून व्यवस्था अच्छी हो, हर इंसान जो कुछ करना चाहता है अपने जीवन में बेहतर पाने के लिए, वो अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर सके, ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये उम्मीद की गई कि हाँ, पब्लिक ने आपको अथॉरिटी दिया है, आपने आपको राज चलाने के लिए, यानी कि सरकार चलाने का अधिकार दिया है। तो कहां से यह अधिकार सरकार को मिलता है? लोगों के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वी द पीपल, यानी कि हम भारत के लोग। अब आगे देखते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है वो संकल्पना करता है जस्टिस का, यानी कि न्याय का। न्याय क्या है? न्याय का अर्थ ये है, जब हम इसको तीन अलग अलग डायमेंशन में समझेंगे। एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय। इसी तरीके से हम समझेंगे सामाजिक न्याय को, सोशल जस्टिस को, और उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। इन तीनों ही न्याय की अवधारणा जो है वो हमें प्रियम्बल में, प्रस्तावना में संकल्पित के तौर पर दिखने को मिलती है। इन तीनों का मतलब क्या है, पहले ब्रीफ में समझेंगे, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जब आप देखेंगे आर्थिक न्याय के बारे में, आर्थिक न्याय आपको यह बोलता है कि जो भी समान अवसर आपको दिए जाएं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अब आपके पास इस तरह का इकोनॉमिक मौका मिले, आर्थिक अवसर मिले, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर कर सकें। कैसे? जैसे रोजगार आपको मिले, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपके हाथ में पैसा आएगा। जब हाथ में पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी स्थिति है वो बेहतर होगी। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको वो मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी अवसर जो आपको दिए जा रहे हैं वो आर्थिक न्याय की तरफ तभी ले जाएंगे आपको, जब असमानता कम हो, और जो भी अवसर प्रदान किए जा रहे हो वो सभी को लगे समाज में कि हमें भी अवसर मिल रहा है, इसे भी अवसर मिल रहा है। तब जो है वो न्याय की भावना को प्रेरित करता है, ऊपर उठाता है। उसी तरीके से सामाजिक न्याय की बात है, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब यह है कि समाज में किसी के साथ भेदभाव सिर्फ उसके जाति, उसके धर्म, वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पे ना हो। हर एक इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। समाज में कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं भी पैदा हुए हो, अगर उनके साथ सिर्फ इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो रहा है, और वो सभी के सभी समान जो एक प्रतिष्ठा है, उसके अपने आप कहीं ना कहीं काबिल हो जा रहे हैं कि हाँ, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, कहीं भी पैदा हुए हो, किसी धर्म, किसी जाति में, आप सभी लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, सभी को प्रतिष्ठा, सम्मान बराबर मिलेगा। तो इससे अन्याय की भावना नहीं जागृत होती है। जब अन्याय की भावना नहीं लगेगी तो वहां पर अपने आप न्याय होगा। जहां अन्याय नहीं है वहां पर अपने आप न्याय है।
ये बात है एक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की। आपको भेदभाव करना है तो आप क्वालिफ़िकेशन यानी कि अर्हता के आधार पे करिए कि जैसे कोई अगर जॉब है उसमें वो इंजीनियरिंग की डिग्री माँग रहा हो, इकोनॉमी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हो, तब वहाँ पर लोगों को ये नहीं लगता कि अन्याय हुआ है क्योंकि जो जिसने पढ़ाई की है उस हिसाब से वो वहाँ पर उस जॉब के लिए कोशिश करता है, अप्लाई करता है फॉर्म का। लेकिन उसके अलावा और कोई ऐसा आधार जिसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, वो कहीं न कहीं सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देता है। ठीक उसी तरीके से राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? पॉलिटिकल का मतलब यहाँ पर देखिए लोग, पीपल से जुड़ा हुआ है। हर वो मंच जहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हों, लोगों से जुड़े हुए हों, वो पॉलिटिकल मंच कहलाता है। पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय का यहाँ पर अर्थ ये है कि सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सभी को समान अवसर दिया गया है। उसके लिए बस केवल ये बोला गया कि 18 वर्ष के ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए या फिर अलग-अलग जो भी हमारे देश में आप पढ़ते हैं कि लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सांसद बनना है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं, वो अर्हता एलिजिबिलिटी आप पूरी करिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरह का और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर राजनीतिक मंच आप सभी के लिए खुला हुआ है, सभी को अवसर दिया गया है, तो ये राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। ये है कॉन्सेप्ट न्याय की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें प्रिएम्बल में जब आप ध्यान देंगे देखिए प्रिएम्बल से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल बनता है। फैक्चुअल इसमें बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आप देखेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रस्तावना से जुड़े हुए आपके ठीक हो जाते हैं एग्जाम में। जब बाद में हम लोग अभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपकी पढ़ाई आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव हमारे प्रिएम्बल प्रस्तावना पे पड़ा। कैसे? हमने वहां से कुछ चीजें ली, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। 42वां संशोधन 1976, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया प्रिएम्बल में, यानी कि 42nd अमेंडमेंट जो है उसने एक सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा, सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी। सवाल ये है कि अगर इन शब्दों को नहीं जोड़ा जाता तो क्या हमारे संविधान में ये चीजें लागू नहीं थी? लागू थीं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं लिखी हुई थी। अब आपने इनको जोड़ दिया, अब ये प्रिएम्बल में अवधारणा में ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब ये और साफ-साफ आपको नजर आता है कि हमारा जो सोसाइटी होगी, हमारी जो सोसाइटी होगी, हमारा जो समाज होगा, उसमें आपको समाजवाद दिखने को मिलेगा। समाजवाद का अर्थ यहाँ पर आप बेसिक ऐसे समझिए 2 स्तर पे। पहला संसाधन, जो भी संसाधन है उसमें किसी एक इंसान का ही पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। वो कहीं न कहीं सोशलिज्म को बढ़ावा देगा। सरकार के पास जो ओनरशिप है संसाधनों की वो रहेगी, पूरी तरीके से नहीं रहेगी क्योंकि फिर वो कम्युनिस्ट सरकार की तरफ ले जाएगा हमें। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि वो हर वो संसाधन जहाँ से आप कुछ उत्पादन कर सकते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ कैपिटलिस्ट का कंट्रोल होता है, पूंजीवादी लोगों का, और अधिकतर जो महत्वपूर्ण संसाधन है वहाँ पर सरकार का कंट्रोल होता है। पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, रेलवेज़ को आप देख लीजिए, ये सब आज भी सरकार के कंट्रोल में ज़्यादा है क्योंकि उनका जो बेनिफिट या फ़ायदा होता है, वो पूरे सोसाइटी में उसका मिलना चाहिए। फिर ऐसी सोसाइटी आपको बनानी है जहाँ पर स्टेटस की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, स्तर की बात हो, अपॉर्च्युनिटी जो मौके आपको मिल रहे हैं, वो सबको बराबर दिखने चाहिए ताकि अन्याय की भावना जागृत ना हो। ये लगे कि समाज एक ऐसा हम समाज का गठन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको न्याय देखने को मिल रहा है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म को जोड़ा गया। सेक्युलरिज्म जो है, ये इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये भारत का सेक्युलरिज्म, भारत का जो पंथ निरपेक्षता है, वो कहीं न कहीं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है, पश्चिमी सभ्यता से अलग है। कैसे? उनके यहाँ ये पूरी तरीके से बोला जाता है कि स्टेट जो है, जो भी देश है या सरकार है, उनका कोई अपना निजी धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। धर्म को दूर रखेंगे और जो आपके धर्म का चीज़ है, वो धार्मिक चीज़ जो है वो लोगों का प्राइवेट अफ़ेयर है। यानी कि लोग अपने निजी जीवन में धर्म को अपनाते हैं, उनका पालन करें। सरकार का काम है सुविधाएँ उपलब्ध कराना और बाकी कार्य को देखना। लेकिन हमारे भारत में बिल्कुल स्टेट यानी कि राज्य जो सरकार है
और जो धर्म है उसको पूरी तरीके से अलग नहीं किया गया है, बल्कि हर धर्म के लिए रिस्पेक्ट और सम्मान रखा गया है। जहाँ पर भी आप देखते हैं कभी ज़रूरत पड़ता है किसी त्योहार में तो छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, कहीं पर आप देखते हैं अरेंजमेंट करा दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी धर्म हो, वो सरकार या फिर सरकार से भी ज़्यादा अगर हम बात करें स्टेट के तौर पे, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है संविधान में, स्टेट का मतलब आप एक देश समझिए। तो देश के लिए जो बाकी जितने भी आपके धर्म हैं, उनके सभी के लिए समान तरीके से उनका नज़रिया होगा। अगर किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है, तो दूसरे धर्म को भी बढ़ावा देने के लिए उनको कदम उठाना होगा, ताकि एक धर्म के जो भी लोग हैं या ये धर्म है, इनको ये ना लगे कि यहाँ पर सिर्फ़ एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सभी के लिए सम्मान बराबर का रहता है। सरकार अगर दूरी बनाएगी तो सबसे उचित दूरी बनाकर चलेगी। बराबर और उचित दूरी सभी से। तो हमारे यहाँ धर्म को पूरी तरीके से अलग नहीं किया गया है, क्योंकि लोगों के निजी ज़िंदगी और लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, वो कहीं न कहीं धार्मिक मूल्यों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसीलिए इनको पूरी तरीके से संविधान में अलग नहीं किया गया। उसके बाद अखंडता शब्द को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी। हमारा जो देश है वो अखंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो पूरा एक राष्ट्र के तौर पे आप देखेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। राज्यों की अखंडता से बढ़कर देश की अखंडता हमारे लिए ज़रूरी है। यूएस में अगर आप देखेंगे, यूएस में कुल 50 राज्य हैं और इन सभी की बाउंड्री को आप छेड़खा मतलब बिल्कुल भी तरीके से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस स्टेट की जितनी बाउंड्री है वो फिक्स है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश को अलग करके छत्तीसगढ़ भी बना सकते हैं आप। तो हमारे यहाँ इंटरनल मैपिंग जो है देश के अंदर, आप उस मैप में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया का भावना है, इंडियन होने का जो एक फीलिंग है, भावना है, वो सबके अंदर समान है। तो आप चाहें तो एक से अधिक राज्य को तोड़ के बना सकते हैं, दूसरे राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकते हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश की अखंडता। इसके बाद हम देखते हैं, ये मूल ढाँचा सिद्धांत है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 का। ये भी बोलता है, इस वर्डिक्ट में जो भी जजमेंट दिया गया था, इसमें ये बोला गया था कि प्रिएम्बल कैन नॉट बी अल्टर्ड इन एसेंस। प्रस्तावना बदली नहीं जा सकती। प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए गए हैं, वो दर्शाते हैं कि किस तरीके का राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, किस तरीके की सरकार बन रही है, कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं। तो वो एक-एक शब्द में बहुत ज़्यादा गहराई है, उसमें बहुत ज़्यादा आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब सेक्युलर शब्द है, तो सेक्युलर होने का एक अलग मतलब है, सामाजिक होने का अलग मतलब है। तो इनमें आप बहुत ज़्यादा बदलाव करके जैसा देश दिखना चाहिए, आप तो बिल्कुल उसमें ही बदलाव कर देंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें आप नहीं कर सकते हैं। गणतंत्रात्मक राज्य यानी कि रिपब्लिक। रिपब्लिक होने का मतलब कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये हो गया कि हमारे देश के जो सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगे, जो भी व्यक्ति यहाँ पर होंगे, जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, वो किसी खास परिवार से जुड़े हुए नहीं होंगे। वो राजशाही नहीं है कि आप सरकार यहाँ पे चुनते रहें, बनाते रहें, जैसे ब्रिटेन में होता है, लेकिन वो जो फैमिली है, उन्हीं के लोग वहाँ पर किंग या क्वीन कहलाते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है, ये भी चयनित होकर आते हैं। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री की तरह जैसे सांसद लोग हैं, आप सांसदों को डायरेक्ट चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इस तरीके से नहीं होता है। आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, एमपी या एमएलए, यानी कि सांसद महोदय लोग और विधानमंडल के जो भी हमारे एमएलए लोग हैं, तो ये लोग जो होते हैं, विधायक और सांसद लोग, ये लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति हैं, वो खुद चुने एक तरीके से आप देखिए तो लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से जुड़ के आए हुए हो, या फिर जिनको आपने चुना है, वो उन्होंने चुना है उनको। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कहीं न कहीं खुद यहाँ पर इलेक्ट होकर आए हैं, चुनाव से आए हैं। ये इसका मतलब होता है रिपब्लिक का, यानी कि जो स्टेट का हेड है, आपने उनको चुना है। वो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से यहाँ पर नहीं पद पर बैठ रहे हैं। ये होता है रिपब्लिक, यानी फिर गणतंत्रात्मक राज्य का अर्थ। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये प्रियम्बल का ये जो पूरा लाइन है, क्या हम बनाना चाहते हैं इस देश को? यहाँ से भी आपने देखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि यहाँ पर हम सोवेरियन बनाना चाहते हैं, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेस से शब्द आया है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए हेड ऑफ द स्टेट है। राज्य के, हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति होंगे वो पब्लिक के ही द्वारा चुने गए हैं। ये बात सही है कि सीधे सीधे लोग नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के तहत वो चुने जाते हैं, लेकिन चुने हुए होते हैं। दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे, प्रभुत्व संपन्न, सोवेरियन। सोवेरियन का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जिस सरकार को आपने चुना है वो अपने आप में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। वो किसी और पे निर्भर नहीं है अपने निर्णय को लेने के लिए। वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। किसी दूसरे देश में बैठ के कोई संस्था, कोई देश उनको नहीं चला रही है। इस तरीके से आप इस जो सरकार है उसका मालिक कौन है? यानी कि कहाँ से उनको पावर मिला? हम लोगों के द्वारा। जैसा प्रियम्बल में हम बोलते हैं, हम भारत के लोग। सरकार को सरकार चलाने के लिए जो उनको ताकत मिली है वो ताकत लोगों के द्वारा दी गई है। तो जब लोग लोग ही सबसे ऊपर हैं तो फिर किसी और देश में बैठे हुए संस्था या किसी और देश की जो सरकार है वो फिर कैसे हमारे सरकार को चला सकती है? ये वाली कॉन्सेप्ट की बात है। आगे हम देखते हैं, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी मिले। अब यहाँ पर जब भी न्याय शब्द होता है, न्याय शब्द का मतलब ये होता है कि आप उन सभी तरह के अन्याय या भेदभाव को खत्म कर दीजिए जिससे कभी भी लगे कि समाज में न्यायिक व्यवस्था, सोशल जस्टिस जो है वो नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और आप चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग शिक्षा ग्रहण करके यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी करें या फिर ये एसडीएम बन सके, डीएसपी बन सके, अच्छे पद को प्राप्त कर सके। आपने इन दोनों ही लोगों को मौका दिया, अच्छी शिक्षा दी, स्किल दिया, कौशल प्रदान किया ताकि ये परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटी। जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हम बोलते हैं कि अधिकार, जो भी आप यहाँ पर इन लोगों को मौका देना चाहते हैं उसमें बराबरी होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप जब ये देखेंगे कि ये थोड़े से कमज़ोर विद्यार्थी हैं, ये जिस जगह से शहर में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर इनको अभी और मौका देने की आवश्यकता है, ताकि ये इनके साथ कॉम्पिटिशन में बराबरी में हिस्सा ले सकें। ये इनके साथ कॉम्पिटिशन, इनके साथ जो है कहीं न कहीं प्रतियोगिता में सही तरीके से, समान तरीके से भागीदारी कर सकें। तो इसलिए आप इनके लिए जो अलग से व्यवस्था करेंगे या जो सोचेंगे, वो कहीं न कहीं इनको ये लगेगा कि ठीक है, समाज में मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उनके अंदर न्याय की जो ये भावना है वो जागृत होती है। उनको लगेगा कि हाँ, हमारी सोसाइटी में न्याय है, ताकि कोई बहुत अच्छे शहर के हिस्से में रहने वाले लोग, उनके साथ वो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं जो बहुत गरीब तबके से आते हैं और दोनों ही लोगों को आगे बढ़ने का बराबरी का मौका मिल रहा है। तो वो आप एक न्यायपूर्ण समाज का गठन कर रहे हैं। यही कुल मिला के यहाँ पर बात है। इस तरीके से अवसर यानी कि जो अपॉर्च्युनिटी है, उसमें इक्वालिटी और जस्टिस का ये अंतर आता है। आपने दोनों ही, जो अभी हम लोगों ने कैंडिडेट्स को देखा, 2 लोग हैं, दोनों को ही आपने मौका दिया कि जाओ तैयारी करो, आगे बढ़ो। तो वो हो गया अवसर प्रदान करना, इक्वल अपॉर्च्युनिटी। आपने बराबरी का अवसर दिया, दोनों लोगों को मौका दिया आगे बढ़ने का। लेकिन सिर्फ उतना करने से जब काम नहीं बनता है, क्योंकि एक सारी सुविधा से संपन्न परिवार से और क्षेत्र से आता है शहर के, दूसरा बिल्कुल ऐसे क्षेत्र से आता है स्टूडेंट जिसके अंदर प्रतिभा तो है, वो कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके अंदर संसाधन की कमी थी। आपने थोड़ा-सा उसको और संसाधन मुहैया कराया, दोनों को सेम प्लेटफ़ॉर्म पर आप लेकर आए, अब वहां से दोनों लोग प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। ये जस्टिस की भावना को बढ़ाता है। न्याय यहां से शुरू होता है। आगे देखते हैं, यहां पर आपके पास विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि आपको कुछ आजादी दी गई है, लिबर्टी दी गई है हमारे लोकतंत्र में। क्या? कि आप अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने पे आपको, आपके ऊपर किसी तरह का कोई रोक नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने थॉट को, अपने विचार को, एक्सप्रेशन को बयान नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप बता भी नहीं पाएंगे कि आपकी क्या ज़रूरत है, आप डेवलप भी नहीं हो पाएंगे अपने आप में। उसके बाद जो आपका बिलीफ है, जो आपका फेथ है, आप चाहते हैं कि मुझे ये धर्म का अनुपालन करना है, मुझे इस धर्म को अपनाना है, तो बिल्कुल आपको उस बात की स्वतंत्रता है। उसके बाद
जो वर्शिप है, उपासना है, उसकी भी आपको आज़ादी है। तो ये सब लोकतंत्र में हमारे तरफ से, हमारे प्रियम्बल की तरफ से, संविधान की तरफ से हम सभी लोगों को मुहैया कराया गया है। आगे हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है? हम इससे क्या समझ रहे हैं? हम इससे ये समझ रहे हैं कि जिस देश का हम निर्माण करने जा रहे हैं, वो देश कैसा दिखना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसमें जितना अच्छे तरीके से सभी को न्याय की भावना समझ में आएगी, किसी भी नागरिक को ये नहीं लगेगा कि अन्याय हो रहा है, तो वहाँ पर शांति होगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगा और फिर आप आर्थिक तरक्की की राह पर देश को ले जा सकते हैं। आर्थिक वृद्धि यानी कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी तरफ आप ले जा सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। यानी इक्वालिटी होगी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस का मतलब ये है किसी भी धर्म के आप हों, किसी भी जाति के हों, कहीं भी आप पैदा हुए हों, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात में कि आपको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सम्मान जो होगा वो सारे नागरिकों को मिलेगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर वो कहीं पे भी पैदा हुए हों या फिर वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों। तो स्टेटस में, प्रतिष्ठा में, मान-सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। उसी तरीके से जो अवसर होंगे, जो अपॉर्च्युनिटी होगी, चाहे आपको बिज़नेस करने की अपॉर्च्युनिटी हो, तो वो आर्थिक अवसर हो जाएँगे। अगर तरक्की करना हो, वो भी होगा। शिक्षा ग्रहण करने का अवसर आपको प्रदान करने की जो कोशिश की जाएगी स्टेट के द्वारा, उसमें भी आपको कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अवसर में भी आपको पूरे अवसर दिए जाएँगे, ताकि आप अपने आप को फुल तरीके से जितना आप कैपेसिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप करिए और तरक्की करिए। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भी हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इस दिनांक को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम अपने संविधान को अपने लोगों के लिए जब समर्पित करते हैं, तो उसके पहले हम किस तरह के भारत का निर्माण करते हैं, यहाँ से हमें चीजें पता चल रही हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, अगर इनका आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आप देश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करेंगे और देश हमारा एकीकृत रहेगा, यूनाइट रहेगा। आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वॉर जैसा सिचुएशन नहीं होगा, शांति होगी। जब पीस होगा, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी भी होगी, वो पैसा लगाएगी। आप रोड का निर्माण करेंगे, आप अपने संसाधनों को उन जगह पे खर्च करेंगे जहाँ पे आर्थिक तरक्की सुनिश्चित की जा सके, ना कि आप फ़ोर्स लगाएँगे। अगर कहीं पे कानून व्यवस्था खराब होती है, तो गवर्नमेंट का फ़ोकस क्या होता है? सबसे पहले वहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया जाए। तो जो समय, जो संसाधन कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने में चला गया, वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते थे? रोड बनाने में। वो फ़ोकस आप कहाँ कर सकते थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए? तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। लोग एक-दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, लोग एक-दूसरे के साथ समाज में बेहतर तरीके से रह रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर सरकार का भी फ़ोकस क्या होगा या आपका भी फ़ोकस क्या होगा कि हमें बेहतर रोड मिलना चाहिए, ना कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमारा जो सोच है, हमारा जो दायरा है, वो आगे बढ़ गया, वो आगे की तरफ सोच रहा है। अब हम सोसाइटी में ये नहीं फ़ील कर रहे हैं कि हमें पहले सम्मान दो, हमारे अस्तित्व की बात है। वहाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हमारा फ़ोकस होगा कि हमें बेहतर रोड दो, वायु प्रदूषण को कम किया जाए, हमें रोज़गार के मौके मिलने चाहिए, सुनिश्चित कराया जाए। इन पर हमारा फ़ोकस हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रियम्बल में। प्रियम्बल जो है हमें ये भी बताता है, शक्ति का स्रोत हम लोगों ने बात कर लिया। जो सोर्स है सरकार के पास पावर का, ये पावर आखिर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हम लोगों के द्वारा, हम भारत के लोगों के द्वारा ही। यानी कि संविधान की भी शक्ति का जो अंतिम स्रोत है वो जनता है। संविधान को बनाया किसने? लोगों ने। संविधान को शक्ति किसने दिया? लोगों ने। क्योंकि अंतिम क्या है? अंतिम बात यही है कि लोगों के लिए जो आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं वो बेहतर हो। हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो सही तरीके से रहें, शांति बनी रहे और तरक्की की राह पे वो अग्रसर रहें। उसके बाद भारत का नाम बताया गया है हमारे प्रस्तावना में कि भारत और इंडिया, ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेगा। गणतंत्रात्मक राज्य है, कई बार हम लोगों ने बात कर लिया कि जो हमारे राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं। यानी कि रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख आदर्श एवं प्रभाव, आइडियल्स हमने पढ़ लिया, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रांसीसी क्रांति से हमने कहीं न कहीं इन शब्दों को उठाया। कौन-कौन से? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता।
यानी कि लिबर्टी। लिबर्टी आपको किस-किस चीज़ के लिए है? अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को प्रकट करने की है, थॉट एक्सप्रेशन आप बिल्कुल जो स्वतंत्र हैं आप बोल सकते हैं। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ बोला गया है कि आप सभी लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, कोई भी बिज़नेस करने का, अपनी बात रखने का, बोलने का, लेकिन आपका आचरण समाज के लिए किसी भी तरीके से गलत प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए। 2 लोग हैं कहीं भी, मार्केट में भी मान लीजिए 3 लोग भी हैं, तो ये तीनों लोग जब तक अपने दायरे में रह के चीज़ें नहीं बोलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास अधिकार आप सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे कि आपको जो अधिकार मिला हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर सकें। हर एक व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल करके एक लिमिट तक अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपनी भाषा मर्यादित तरीके से बोलता है, तभी सामने वाले को भी ये लगेगा कि हमें एक ऐसा माहौल मिला हुआ है, जहाँ पर हम अपने विचारों, अभिव्यक्ति को सही तरीके से रख पा रहे हैं। तो आप अपने आपको जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसकी भी एक सीमा है और वो सीमा ये है कि आपका मौलिक अधिकार बाकी लोगों के मौलिक अधिकार के हनन का कारण नहीं बनना चाहिए। आपको जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, वो दूसरों के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को लगना चाहिए कि जो भी उसको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, वो उसका सही तरीके से अनुपालन कर पा रहा है और इसके लिए अधिकार और जिम्मेदारी साथ-साथ चलते हैं। इस पर हम लोग बाद में भी बात करेंगे जब डिटेल देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अब प्रियम्बल में हमने इन सारी चीज़ों को समझा, बंधुत्व को समझा। बंधुता का मतलब आप समझ लीजिए कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, एक-दूसरे के प्रति उनका सम्मान है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, कहीं भी उनका जन्म हुआ हो। इस तरीके से शांति व्यवस्था रहेगी, तो आपका फ़ोकस हमेशा बेहतर रोड, बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार इन सब के प्रति फ़ोकस रहेगा। स्वतंत्रता और समानता ये सब पे भी हम लोगों ने बात कर लिया, लिबर्टी और इक्वालिटी के ऊपर। स्वतंत्रता यहाँ पर जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म है, इन सभी चीज़ की स्वतंत्रता है आपको। किसी भी धर्म का अनुपालन करिए, कोई भी अभिव्यक्ति आप अपना ज़ाहिर कर सकते हैं। कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में असमानता को कम करने की कोशिश करता है, मौके और अवसर को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब आप राज्य के नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 39 सब क्लॉज़ बी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सीधे यही आपको निर्देश देता है, ये मैसेज देता है कि हमारे सोसाइटी में किसी एक के हाथ में बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होने चाहिए। जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ हैं, आर्थिक संसाधन है, वो किसी एक व्यक्ति के पास ही ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता हमारे सोसाइटी में होगा। सोसाइटी ऐसी बनानी है देखिए ये नहीं संविधान बोलता है कि सबको अमीर बना दो, लेकिन हमारा संविधान ये बोलता है कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके असमानता को कम करो, ताकि मौके और अवसर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुआ 42nd ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये जो 1976 था, इसने 3 और महत्वपूर्ण शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। समाजवादी सोशलिज्म, यहाँ पर फिर है पंथ निरपेक्ष, ये सोशलिस्ट ऐड हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता। सेक्युलर मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो होता है पश्चात जो पश्चिमी सभ्यता है, उनसे अलग हमारा कॉन्सेप्ट है। उनका धर्म और उनके जो राज्य हैं, जो सरकार है, उनका आपस में कोई लेना-देना नहीं है, बिल्कुल अलग है, एक टाइट कंटेनर में। लेकिन हमारे देश में जो धर्म है, उनको हर एक को समान तरीके से देखा जाता है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाता है। जितनी दूरी पे जिस तरीके से आप एक धर्म को ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरीके से दूसरे धर्म को भी उसी नज़र से और उसी तरीके से सरकार को देखना होगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो पूरी तरीके से अलग नहीं है क्योंकि लोगों के जो जीवन का मूल्य है वो कहीं न कहीं धार्मिक मूल्य से प्रेरित है। अखंडता की बात हो गई, यूनिटी की बात हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली कि अगर आप भारत के अंदर देखेंगे तो आर्टिकल 3 ये सब जो भी है व आर्टिकल 1 टू 4 में आप पढ़ेंगे तो हमें ये जानने को मिलता है कि अंदर के जो राज्य हैं उनमें आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो पूरे भारत का कॉन्सेप्ट है कि आप भारत में कहीं भी रह रहे हो, सिर्फ़ एक नागरिकता आपके पास है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीज़नशिप है भारतीय होने का। तो हो सकता है कि कल को किसी राज्य की बाउंड्रीज़ को बदल दिया जाए, दूसरे राज्य के साथ मिला दिया जाए या फिर 2 राज्यों से तोड़ के एक नया राज्य बन जाए या ये 2 से अधिक राज्यों को जोड़ के एक ही राज्य बना दिया जाए। लेकिन आप कहीं भी रहिए, आप रहेंगे भारतीय। अखंडता जो है वो हमेशा हमारे देश की मेंटेन रहेगी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रिएम्बल के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। अब एक और चीज़, जैसे प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल क्या जस्टिफिएबल है? जस्टिफिएबल का मतलब ये होता है कि क्या आप अगर यहाँ जाएँगे कोर्ट, अगर आपको लगता है कि हनन हो रहा है, प्रिएम्बल में किसी शब्द का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं? नहीं, मौलिक अधिकार है आपके पास, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन प्रिएम्बल को लेके, प्रस्तावना को लेके न्यायिक स्थिति ये है कि आप इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये संविधान का अभिन्न अंग है। याद रखिएगा, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में इसे अप्लाई किया गया था। केशवानंद भारती का जो केस था 24 अप्रैल 1973 में, उसमें ये चीज़ बोला गया था कि प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनका एक गहराई से मतलब है, और वो हमें ये बताता है कि किस तरीके के भारत का निर्माण हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किस तरह के भारत को चाहते थे आने वाले समय में। कुछ कथन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान कुंजी है। संविधान जो है वो की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब शब्द याद रखिएगा, ये आप एग्जाम में मेंस के लिख सकते हैं। ये चाबी की तरह क्यों है, कुंजी की तरह क्यों है? क्योंकि प्रियम्बल को पढ़ने के बाद, जैसे कोई ताला है, कोई गेट बंद है, ताला है, आपके पास चाबी है, आपने चाबी से ताले को खोला और गेट के अंदर क्या है वो चीज़ आपको पता चल जाता है। उसी तरीके से प्रियम्बल प्रस्तावना को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि हमारा संविधान बोलना क्या चाह रहा है। उसमें सैकड़ों प्रावधान होंगे। हम उस गहराई में अगर नहीं जाते हैं, तो हम सिर्फ़ प्रस्तावना पढ़ के ये समझ जाते हैं कि एक ऐसा भारत होगा जो सेक्युलर होगा। क्या आपने किसी एक धर्म के बारे में पढ़ा कि वो पूरे भारत में लागू होगा? नहीं। इसीलिए विविध प्रकार के धर्म के लोग अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति, रिलीजियस एक्सप्रेशन के लिए हमारे देश में जाने जाते हैं। आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म का पालन करिए। क्या ये लिखा है कि किसी खास विशेष वर्ग में पैदा होने वाले लोगों को ही एक अलग इज्जत दी जाएगी या मौके दिए जाएँगे? नहीं, आप भारत के नागरिक हैं, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, कहीं पर भी आपका जन्म हुआ हो, किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, सभी को बराबर मौके दिए जाएँगे। उसी तरीके से ये आप देखेंगे के.एम. मुंशी जी के द्वारा कहा गया था जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? प्रिएम्बल को। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। सुभाष कश्यप जी के द्वारा इसको आत्मा की उपाधि दी गई थी, कि अगर आपको समझना हो तो संविधान एक बॉडी है, शरीर है, और उसकी आत्मा कहीं न कहीं प्रस्तावना प्रिएम्बल में छुपी हुई है। लोकतंत्र और अंतिम लक्ष्य, डेमोक्रेसी एंड फाइनल गोल क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है हमारे देश में, यानी कि सरकार जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई है। और व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्रीय एकता है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है प्रिएम्बल प्रस्तावना से। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि समाज में जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी मान है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है। सिर्फ उनके धर्म, जाति और जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, उसको लेकर आप उन पे, उनकी प्रतिष्ठा पे सवाल नहीं उठा सकते, या उनको ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रतिष्ठा जो है समाज में इसलिए कम है क्योंकि मैं महिला हूँ, या फिर मैं यहाँ पर पैदा हो गया हूँ। ये उनके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा? अन्याय की भावना, फिर वो इनजस्टिस को जन्म देती है। उसके बाद आप देखेंगे अंगीकृत, अधिनियमित और ये आत्मार्पित, यानी कि हमने क्या किया, जो प्रिएम्बल है उसको अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद हमने इसको बनाया और अपने लोगों के द्वारा खुद से ही हमने इसको समर्पित किया, और 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र बना हमारा देश, संविधान को लागू किया गया, और जो भी संस्थाएं बनी, उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि हर चीज संविधान के हिसाब से होना चाहिए। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 13, जो जुडिशरी को, न्यायपालिका को बहुत जिम्मेदारी सौंपता है कि जो भी कानून बन रहा है, आप उसमें ध्यान दीजिए कि वो संविधान में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका हनन करता हुआ नजर ना आए। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता हुआ नजर आएगा किसी भी कानून में, तो फिर आपको उस कानून को रद्द करना पड़ेगा, नल एंड वाइड घोषित करना होगा। अब आगे आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होगा कि सरकार कुछ बेहतर करने के लिए जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखे गए हैं, उनको जब लागू करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो जुडिशरी कभी उसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, कभी दूसरे तरीके से फैसला सुनाती है कि सरकार ताकि अगर कोई कदम उठाना चाह रही है सोसाइटी में बेहतरी के लिए, तो फिर उसको वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आएगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में और राज्य की नीति निजक तत्वों को पढ़ेंगे तब। प्रस्तावना में जितने
शब्द हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। न्याय क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक तौर पे जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, वो क्या हैं? वो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट देखा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको क्लिक करेगा कि आपने कॉन्सेप्ट को अगर समझा हुआ है, तो क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आज हमारा प्रिएम्बल हो गया है। 1-2 फैक्चुअल और कोई क्लास होगी, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग फंडामेंटल राइट से अपनी पूरी प्रॉपर जर्नी जो है, वो पॉलिटी की शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जितना आज टॉपिक बताया गया है, जो भी कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।